हाँ बच्चों, कैसे हैं बच्चों? इसके पहले मैं लेंसों के लिए आवर्धन का सूत्र दिया, आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले वाले वीडियो में। बच्चों इस वीडियो में हम लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। तो न्यूटन साहब ने देखा कि जब हम लोग लेंस से वस्तु की दूरी नापते हैं, मान लीजिए यहाँ एक वस्तु रख दूँ, मैं वस्तु को नाम मान लो मैं ए बी दे दूँ। अब जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नापते हैं तो यहाँ से दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, यानी सी से जो ए तक की दूरी है, इसे हम वस्तु की दूरी कहते हैं। इसमें से इस लेंस की मोटाई को नगण्य मानते हैं। लेकिन अगर लेंस की मोटाई हो तो फिर जो इतना सा पार्ट ये बचा हुआ है, ये थोड़ी असुविधा उत्पन्न करता है ये लंबाई नापने में, क्योंकि लेंस जो भी होगा ये ठोस होगा और ये जो दूरी है ये नापना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो न्यूटन ने इसके संबंध में अपना एक सूत्र दिया जिसे हम न्यूटन के सूत्र के नाम से जानते हैं। उसने क्या करा कि अगर ये लेंस की प्रथम फोकस है, ये मान लो लेंस का प्रथम फोकस है, ये अब डैश के नाम से दे दें, और ये जो लेंस की प्रथम फोकस दूरी है, इसी तरह मान लो ये लेंस की द्वितीय फोकस है, और यहाँ से यहाँ तक है जो लेंस की प्रथम फोकस द्वितीय फोकस दूरी है जी। तो उन्होंने ये बताया किसी लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, मान लो ये दूरी मैं x1 मानूँ, तो जो ये दूरी है मतलब यहाँ से नापो, यहाँ से नाप के यहाँ से नापो, तो ये जो मोटाई वाली समस्या है ये दूर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि लेंस के प्रथम फोकस से, यानी यहाँ से वस्तु की दूरी तथा द्वितीय फोकस से, मान लो इधर कहीं प्रतिबिंब बना है तो द्वितीय फोकस से जो प्रतिबिंब की दूरी है, यहाँ मान लो कहीं प्रतिबिंब बना, ये x2 का नाम दे दें, तो द्वितीय फोकस से जो प्रतिबिंब की दूरी है इनका जो गुणन होगा, यानी x1 गुणे x2 कर लिया जाए, बराबर इनकी जो फोकस दूरियाँ हैं इन फोकस दूरियों के गुणन के बराबर होता है। ये न्यूटन साहब का स्टेटमेंट था, इसी को हम लोग न्यूटन का सूत्र भी कहते हैं। उन्होंने कहा था यदि किसी लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी तथा द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी नाप ली जाए, ये दूरियां हम लोग नाप लें, तो इनका जो गुणन होगा वो लेंस की दोनों फोकस दूरियों के गुणन के बराबर होता है। ये न्यूटन लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र था। तो हम लोग इसको कथन हेडिंग डाल के लिख लें। कथन डाओ पहले हेडिंग बेटा, लेंसों के लिए न्यूटन का सूत्र, उसमें स्टेटमेंट डालिएगा, इसके बाद ये चित्र बनाइएगा। अभी मैं समझाया रहा था, तो ऐसा लिख लें कि किसी लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, किसी स्टेटमेंट कथन किसी लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी तथा इस लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी तथा इस लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणन लेंस की फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी व द्वितीय फोकस दूरी के गुणन के बराबर होता है। लेंस के प्रथम फोकस दूरी व द्वितीय फोकस दूरी के गुणन के बराबर होता है, अर्थात करके बेटा ये लिख। चलिए देखिए बेटा, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो हेडिंग डाल लो उत्पत्ति और इसको प्रूव करके देखते हैं। चलिए ठीक, एक लेंस उठाया जाए ऐसे करके और यहाँ से हम वैल्यू रखें। ये मान लो प्रथम फोकस है एफ डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी है F1, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है द्वितीय फोकस है और ये द्वितीय फोकस दूरी है। ठीक है, यहाँ एक वस्तु को मैं रख लूँ, वस्तु मान लो AB है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मान लीजिए ऐसे करके गुजर गई। ठीक, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, यानी फोकस से यहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मान लो समांतर होकर यहाँ पहुँची, ये ऐसे करेगा तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, क्योंकि जहाँ दो अपवर्तित किरणें काटती हैं इसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और यहाँ से लेके मुख्य अक्ष के बीच की लंबवत जो दूरी होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। ये मान लो A डैश हो गया या B डैश हो गया।
तो जो x ये वाली दूरी है इसको हमने x2 का नाम दे दिया और जो ये वाली दूरी है इसका हमने x1 का नाम दे दिया। अब देखते हैं, ऐसे कर उपपत्ति बनाइए, चित्र बनाइए। बना लिया बच्चों? चलिए ठीक। अब देखते हैं बेटा, अच्छा एक बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर इसमें हमें C से F के बीच की दूरी नापनी पड़ेगी, तो जो आपकी अभी आप समस्या बता रहे थे कि ये जो मोटाई अगर आ जाए तो फिर ये मोटाई नापना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम ये प्रथम फोकस नापेंगे तो ये मोटाई तो आएगी। भाई वस्तु की दूरी नापने में यहाँ से नाप रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नापा जा सकता है। तो बच्चों मैं बता दूँ कि प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस जो दूरियाँ हैं इनको हम 1/F बराबर n-1 1/R1 - 1/R2 से लगाते हैं, और ये वक्र त्रिज्या हम लोगों को पता रहती है, ये वक्री भाग इससे हमें पता रहता है। अगर दोनों तरफ माध्यम सेम है तो F1 और F2 आपस में बराबर होते हैं, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। ये दूरी नाप के नहीं F1 F2 निकालते हैं, यहाँ से सूत्र से निकाल लेते हैं। तो ये जो मोटाई वाली समस्या दूर रहती है, इसीलिए जो न्यूटन्स आपका ये सूत्र है ये पतले तथा मोटे दोनों लेंसों के लिए सत्य है। बस उसकी कुछ शर्तें हैं जो हम आगे लिखेंगे, फिलहाल इसको प्रूव करते हैं। तो एक त्रिभुज आपको दिखना चाहिए ABF डैश, ABF डैश। वह दूसरा त्रिभुज आपको अगर मैं यहाँ से एक लंबा ऐसे करके खींच दूँ या इन दोनों बिंदुओं को मिला दूँ और इसका कुछ नाम दे दूँ, मान लीजिए नाम इसको मैं दे दूँ PQ, ये PQ नाम दे दूँगा। तो एक त्रिभुज आपका इधर इतना सा दिख रहा है कि त्रिभुज आपका QCF डैश, QCF डैश, ये इधर पे त्रिभुज दिख रहा है। ये जो त्रिभुज है समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो प्रमेय आपकी लगेगी लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, यानी ये लंब यानी इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब यानी AB बटे CQ बराबर इस त्रिभुज का आधार यानी x1, इस त्रिभुज का आधार मतलब इस वाले त्रिभुज का आधार यानी F1। या बेटा इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जो AB है बटे जो ये CQ है ये इसके बराबर होगा, ये जो ऊंचाई है इस ऊंचाई के बराबर होगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रहे हैं, तो ये सभी जगह दूरी सेम है। तो अगर जितनी दूरी है उतनी यहाँ पर, वहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी बराबर होगी। यानी इसकी जगह मैं लिख लूँ A डैश B डैश बराबर x1 बटे F1, और इसको समीकरण फर्स्ट में। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? चलिए ठीक है। इसी प्रकार आपको एक त्रिभुज और दिख रहा होगा। इसी प्रकार एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा, ये त्रिभुज ही है, दूसरा त्रिभुज ही है, ये यानी त्रिभुज आपका है CPF डबल डैश, व दूसरा त्रिभुज है AB डैश A डैश B डैश A डैश F डबल डैश। समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इसमें भी वही प्रमेय लगा दें, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। समरूप त्रिभुज है, इसमें भी वही प्रमेय लगाई जा सकती है, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। ठीक है, इसमें भी वही प्रमेय लगाते हैं, लंब यानी PC बटे लंब, इस त्रिभुज का लंब बटे इस त्रिभुज का लंब यानी A डैश B डैश बराबर आधार यानी इस त्रिभुज का आधार यानी CF डबल डैश, यानी ये दूरी भी लिख सकते हैं, सीधे F2 लिख दूँ बटे ये दूरी, यानी मैं लिख दूँ कितना, ये दूरी यानी x2। अब फिर से थोड़ी बात समझें, जो PC है वो इसके बराबर होगा, भाई ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो सभी जगह दूरी सेम है, यानी इसकी जगह पर लिखा जा सकता है AB बटे ये बाकी उसी तरह उतार दें A डैश B डैश बराबर ये आपका F2 बटे x2, और इसको मान लिया जाए समीकरण सेकेंड। चलिए ठीक, बहुत अच्छा बच्चों। अब आप देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को थोड़ी देखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखिए। ये लिखा है AB बटे A डैश B डैश, ये भी लिखा है AB बटे A डैश B डैश, यानी इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों आपस में बराबर है। यानी मैं लिख सकता हूँ समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड, अगर ऐसा लिख दूँ समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड, तो उसमें क्या करें, ये जो राइट हैंड वैल्यू है ये राइट हैंड वैल्यू है सेम कर दें, यानी इधर पे लिख लें x1 बटे F1 बराबर उधर लिख दें F2 बटे x2, और तिर्य गुणा करिए तो x1
x2 बराबर f1 f2, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। यानी ये क्या लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी किसी लेंस के लिए प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी ये हो गया, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी ये हो गया, का गुणन, इनका गुणा कर दिया जाए। दोनों फोकस दूरियों के, ये दूरियां हैं तो दोनों फोकस दूरियों के गुणन के बराबर होती। यही न्यूटन साहब का स्टेटमेंट था। और आप स्टेटमेंट लिखने के बाद अर्थात लिखते, अर्थात लिखने के बाद ये लिखना। अर्थात में आप लोगों ने लिख लिया रहा होगा कि हमें चाहिए क्या, तो आपने लिखा होगा x1 x2 बराबर f1 f2, तो वही चीज़ उपत्ति डाल के इसको उतार लेना बेटा, उतारो। उतर गया बेटा, चलिए ठीक है, वीडियो रोक लीजिएगा, आराम से उतार लीजिएगा। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें समझते हैं, जैसे हम पहली बात तो ये समझें कि न्यूटन साहब का जो ये सूत्र मिला है, ये जो सूत्र मिला है ये कहाँ कहाँ सत्य है, तो थोड़ी बातें समझें और उतारें। अब देखिए पहली बात, समस्याएं कहाँ कहाँ आती हैं। ये मान लो प्रथम फोकस है और ये आपका द्वितीय फोकस है, यहाँ से यहाँ तक प्रथम फोकस दूरी है, ये आपका यहाँ से यहाँ द्वितीय फोकस दूरी है, सेंटर से SC से, प्रकाशिक केंद्र से। चलिए ठीक, अब अगर मैं यहाँ वस्तु को रखूँ तो ठीक है, ये आपका x1 है। अगर मैं वस्तु को यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, तो यार अब यहाँ से दूरी है नापनी थी, तो अगर इधर दूरी हम क्या लें तो इधर दूरी क्या लें, क्या कैसे चिन्ह लें। अगर वस्तु को मैं यहाँ रख दूंगा तो बेटा इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है कुछ ऐसे करके बनता है, यानी इधर कटने कोई चांस नहीं है, प्रतिबिंब इधर बना करता है, हम लोगों ने देखा भी था, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर वो दूरी कैसे ली जाए, वहाँ से नापी जाए, यहाँ से यहाँ तक नापना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। तो ये जो न्यूटन साहब का स्टेटमेंट है फ्लॉप हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी हम सीधा सीधा नोट करके ऐसा लिख सकते हैं, नोट करके, यानी इसके बारे में और हम लोग डिटेल समझें कि जो यह सूत्र है, यह सूत्र केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए सत्य है, प्रतिबिंबों के लिए सत्य है। यह सूत्र केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए सत्य है, पहली बात। चलिए ठीक, बहुत अच्छा बेटा। दूसरी बात समझें, दूसरा आपने एक सूत्र लिखा था 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, लेंसों के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध, ये सूत्र था। बच्चों इससे एक बात और आप समझेंगे, क्या समझेंगे कि जो ये सूत्र है केवल और केवल पतले लेंसों के लिए सत्य है, यानी जिनकी मोटाई नगण्य मान सकें, इतना पतला होना चाहिए, पतले लेंसों के लिए सत्य है। लेकिन जो न्यूटन साहब का सूत्र है वो सभी के लिए सत्य है, यानी लेकिन न्यूटन का सूत्र मोटे लेंसों के लिए भी सत्य है, मोटे लेंसों के लिए भी सत्य है। ये इसका फ़ायदा, ये इसका घाटा था। चलिए ठीक है, तीसरा देखते हैं। अब आप देखिए, हाँ बच्चों, जो तीसरी बात है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यदि लेंस के दोनों तरफ माध्यम सेम है, जैसे मान लो इसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसका अपवर्तनांक मान लो 1 है, इधर भी अपवर्तनांक 1 है, तो दोनों तरफ माध्यम सेम है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ करता है कि जो F1 है यानी प्रथम फोकस दूरी है, जो द्वितीय फोकस दूरी है, वो आपस में बराबर होती है और एक दूसरे के विपरीत होती है। माइनस चिन्ह बताता है कि एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर इसको मैं बराबर F कर लूँ, ये बराबर F कर लिया जाए, तो उस समय पर जो सूत्र होता है वो x1 x2 बराबर F1 F2 होता है, दोनों जगह F लिख लो।
तो x1 x2 बराबर एफ स्क्वायर, ये सूत्र हम लोग लगा लेते हैं अगर दोनों तरफ माध्यम सेम है तो। चलिए ठीक है बच्चों, ये सूत्र लिख लें। चलिए ठीक है बेटा, एक सवाल देखते हैं, एक सवाल देखते हैं बेटा। यदि किसी उत्तल लेंस से, यह एक बात और करते हैं, ये मान लो कौन सा लेंस, उत्तल अवतल, अवतल लेंस, और इसमें प्रकाश की किरण डाल दिया जाए। जैसे प्रकाश किरण ऐसे डाल रहे हो तो प्रकाश किरण इसमें अपसारी होती है, मतलब बाहर की ओर निकलती है। इनको अगर देखा जाए तो कहीं फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी इनके जितने प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक वस्तुओं के लिए, यानी ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो जितने भी इमेज होते हैं सब के सब वर्चुअल होते हैं। वो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूटन साहब का सूत्र है, केवल और केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए सत्य है, आभासी के लिए नहीं। अतः अवतल लेंस में जो न्यूटन साहब का सूत्र है वास्तविक बिंबों के लिए फेल हो जाता है। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। एक सवाल लिखते हैं। हाँ बच्चों, एक सवाल है ये किसी लिखा किसी उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी 9 सेंटीमीटर, प्रथम फोकस से दूरी दिया है, मतलब आपको दिया है x1 बराबर 9 सेंटीमीटर, तथा इसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस से 36 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी x2 बराबर 36 सेंटीमीटर। तो कह रहा है लेंस की फोकस दूरी क्या है, यह बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया था एफ स्क्वायर बराबर सूत्र लिखा जा सकता है x1 गुणे x2, अगर दोनों तरफ माध्यम सेम है। माध्यम कोई बात नहीं कराते, दोनों तरफ सेम मान लिया जाए तो x1 गुणे x2, अगर यहाँ पर वैल्यू रख दिया जाए तो 9 गुणे 36, 9 का वर्गमूल होगा 3, 36 का होगा 6, मतलब 18 सेंटीमीटर। इस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 18 सेंटीमीटर होगी। सवाल सरल था, सिंपल से सवाल इसके होते ही और हमने कर लिया। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं अगली हेडिंग। अगली हेडिंग ये है कि विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। हेडिंग डालो, विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। हेडिंग डालो बच्चों, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात। देखिए बच्चों, ये एक प्रयोग है, इसका एक कक्षा 12 में एक प्रयोग है, 12 में प्रयोग होते हैं, उसका एक प्रयोग है बेटा ये। तो इसमें क्या वो करता है, एक प्रकाशिक बेंच होती है, प्रकाशिक बेंच ऐसे करके होगी बेटा, ऐसे करके कुछ एक प्रकाशिक बेंच होगी, ऐसे करके हम एक प्रकाशिक बेंच लेंगे। ये प्रकाशिक बेंच, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास होती है, 1 मीटर के आसपास। ये इसमें क्या हुआ करता है कि हम पहले 2 पिने ले लेते हैं, पिने ऐसे करके फिक्स होती हैं बेटा, ऐसे ऐसे करके पिने हम लोग जो है पिने यहाँ से रखते हैं, ऐसे उन पिनों को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, ऐसे एक ऐसे इधर भी हम लोग सेट कर लेते हैं, इनके बीच की दूरी को नाप लेते हैं, जो भी दूरी है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये स्केल एक लगा होता है, इस स्केल में इस पिन की जो दूरी है, दोनों पिनों के बीच की दूरी, इसको देखा जा सकता है। ऐसे करके एक प्रकाशिक बेंच होता है, और ऐसे करके हम लोग इसमें पिने अपने से पिने इधर उधर जा सकती हैं, इनको इधर उधर खिसकाया जा सकता है, ऐसे करके रोल इधर उधर बने होते हैं जिन्हें आसानी से खिसकाया जा सकता है। चलिए बच्चों, एक बात हमें समझ में आ गई कि पिने
और अब हम लोग क्या क्या करते हैं प्रैक्टिकल में कि एक उत्तल लेंस लगाते हैं, यहाँ पर हम लोग और एक जो है बॉक्स के ऊपर ऐसे करके एक लेंस सेट करने के लिए व्यवस्था होती है। यहाँ पर हम लोग लेंस ऐसे करके सेट कर सकते हैं, ये इसी में कसा होता है, ऐसे करके लेंस हम लोग सेट कर लेते हैं और इसको इधर उधर खिसकाया जा सकता है। अब हम लोग इसको खिसका कर करते क्या है, पहले तो आप ये समझें। इसको खिसका कर पहले हम इस पिन से ऐसे करके एक आँख से देखते हैं और ये यहाँ लेंस लगा होता है, तो इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर ऐसे बनता हुआ दिखाई देता है। दोनों की नोक मिल जाए, इस तरह खिसका के इसको सेट करना है, इधर उधर खिसका के इसको इस प्रकार सेट करना है कि इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बने और इसके नोक के जस्ट ऊपर आ जाए और दोनों नोक के मिल जाए, ऐसे मिल जाए। उस पोजीशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर जो भी रीडिंग है उसका नाम लिख लेंगे, जो भी वैल्यू उसका रीडिंग कुल मिला के लेना है, ठीक है बेटा। फिर क्या करते हैं, फिर इसको और आगे खिसका के ले जाते फिर से एक पोजीशन इसकी चेक करते हैं। कहीं पर एक पोजीशन और होगी जहाँ पर अगर हम लेंस जो इधर लेंस फिक्स है बेटा, ये लेंस आया हमने जोड़ के रखा है, यहाँ पर एक लेंस ऐसे करके इसके ऊपर बंधा होता है और ऐसे ऐसे करके खिसकाया जा सकता है इसको, ऐसे करके फिर से चेक करेंगे, मतलब इसको खिसका के फिर से ऐसे सेट करना है। एक पोजीशन तो हमें पता है, दूसरी पोजीशन निकालते हैं कि इसका प्रतिबिंब फिर से इसी को ऊपर आ जाए और इन दोनों पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन। और जो इन पिनों के बीच की दूरी हुआ करती है उसको हम लोग डी कहते हैं, ए कहते हैं। अब इसका एक सूत्र बनाऊंगा, उसमें ये सब चीज़ें रखते हैं। ये ऐसे करके ये पूरा का पूरा जो पटरा दिख रहा है इसको हम क्या करते हैं, प्रकाशिक बेंच। प्रकाशिक बेंच, ठीक। ये दो पिने हैं, ये एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, उस लेंस को हम लोग यहाँ लगाएंगे। उससे विस्थापन विधि, ऐसे विस्थापन करके दो स्थितियों, विस्थापन क्या है, दो स्थिति, इन पिनों के बीच दो स्थितियों पर ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर एक पिन का दूसरे पिन के ऊपर उल्टा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। उन्हीं दोनों पोजीशन को हमें प्रैक्टिकल द्वारा ज्ञात करना होता है और जिसे हम विस्थापन कहेंगे। इसके बाद अभी एक सूत्र मिलेगा, यह मैं अभी लिख दूँ, यह बराबर a² - d²/4a, जिसका यूज करके, क्योंकि a है इन दोनों के बीच की दूरी, पिनों के बीच की दूरी, तो यहाँ रख देंगे, बचा आपका डी ये सिचुएशन होता है जिसे हम प्रैक्टिकल से ज्ञात करते हैं, प्रयोग करके ज्ञात करते हैं। जैसे डी आता है सूत्र में रखते हैं, तो इस लेंस की जिसका प्रैक्टिकल में यूज करे थे, यहाँ पर रखे थे, उस लेंस की फोकस दूरी निकल आती। तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में आया होगा, बड़ी अच्छी बात है। इसका प्रैक्टिकल भी हमारे पास, जिन्हें प्रैक्टिकल करना है मुझसे आके यहाँ बात करके प्रैक्टिकल कर सकता है। तो चलिए ठीक है। हाँ तो बच्चों, आपने विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी डाल लिया होगा। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने की सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस दूरी जो ज्ञात करते हैं उत्तल लेंस की, इसी विधि का यूज करके ज्ञात करते हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है इसका। लेकिन इसमें एक शर्त ये होती है कि फोकस दूरी, इसकी जो फोकस दूरी उतनी ही ज्ञात की जा सकती है जितनी इस प्रकाशिक बेंच की लंबाई का 1/4 मान हो। जैसे मान लो पूरा मैं 1 मीटर ले लूँ और ये दोनों पिने एकदम साइड पे लगाऊँ 1 मीटर पे, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 25 सेंटीमीटर या इससे कम। अगर मैं यहाँ 25 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हम इस प्रकाशिक बेंच की सहायता से इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। 24 है, 20 है, 18 है, 10 है, 5 है, तो ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर 30 होती है इसकी फोकस दूरी, तो फिर ये जो दो स्थितियाँ मिलती ही नहीं। आप पूरा खिसकाते रहोगे, एक कंडीशन तो मिल जाएगी, दूसरी कंडीशन चूँकि इसके बाहर मिलनी है, उतना बड़ा प्रकाशिक बेंच ही नहीं तुम्हारे पास, तो फिर दूसरी कंडीशन इसके ऊपर मिलती नहीं, तो हमें डी मिलता नहीं, तो फोकस दूरी निकलती है। तो
एक बात हमें और समझ में आई कि प्रकाशिक बेंच की सहायता से किसी लेंस की फोकस दूरी का मान, उतनी फोकस दूरी का मान ज्ञात किया जा सकता है, या उतनी फोकस दूरी वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जा सकती है जितना इस प्रकाशिक बेंच की लंबाई का 1/4 मान हो। 1/4 मान हो, ध्यान देना। पूरा प्रयोग है, ढंग से समझना है, बाकी तुम्हें लिखना है तो लिख लो, ना लिखना हो तो ना लिखो, क्योंकि इसके सवाल अच्छे होते हैं, इसलिए मैं पूरा निगमन कराऊंगा, सवाल फिर इसके 2-4 करवा दूँगा आप लोगों को। तो चलिए ठीक। इसके बाद आपको क्या करना था, हेडिंग डालना था प्रयोग विधि। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि में अभी मैंने 3 पॉइंट आपको समझाया, फिर से एक बार समझ लीजिए। इन्हीं 3 पॉइंटों को हम प्रयोग विधि पे रखते हैं। पहले नंबर में तुम्हें प्रकाशिक बेंच लेके इन पिनों को फिक्स कर देना है, जिनके बीच की दूरी a मान लेना है, और यही यहाँ पर a हमें पता चल गया। अब इन पिनों को नहीं इधर उधर करना। अब हम एक उत्तल लेंस लेंगे जिसकी फोकस दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, उसको इस स्टैंड पे लगाकर और इस प्रकार सेट करेंगे कि इस इधर से देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब इसके पिन के जस्ट ऊपर ऐसे बनता हुआ दिखाई दे, ऐसे जो है कि पिन का प्रतिबिंब ऐसे दिखाई दे, और उस स्थिति को हम लोग लिख लेंगे दूसरे नंबर में। फिर तीसरे नंबर में क्या करना है, इसके अतिरिक्त एक अभी और स्थिति है जिसमें इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, उस स्थिति को भी इसको हटाकर ज्ञात कर लेते हैं और वो भी पोजीशन लिख लेते हैं। मान लो आपका L1 दूरी पर मिला यहाँ से, मान लो आपका 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है, फिर यहाँ से मान लीजिए L2 दूरी पर मिला, वो आपका 40 सेंटीमीटर हो सकता है। तो अब इन दोनों को घटाकर विस्थापन D ज्ञात कर लेते हैं। जैसे विस्थापन निकल आता तो यह बराबर a² - d² में रख देते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी निकल आती है। ये प्रयोग विधि थी बेटा, तीनों पॉइंट लिख लेना। कुल मिला के पहले नंबर में ये दोनों फिक्स करो, दूसरे नंबर में पोजीशन लेंस की पहली पोजीशन, तीसरे नंबर में लेंस की दूसरी पोजीशन, फिर इन दोनों को घटा के डी ज्ञात करना। चलिए ठीक है, प्रयोग विधि। इसके बाद देखिए सूत्र की उत्पत्ति कर लीजिए, सूत्र की उपपत्ति। तो सूत्र की उत्पत्ति के लिए देखिए इधर थोड़ी बात समझते जाए, मालिक लोगों। हाँ, सूत्र की उत्पत्ति। आप देखिए इसके लिए थोड़ी से चित्र बना लें। अभी तक मैंने कहा इस पिन का इसके ऊपर ऐसे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब हम लोगों ने किरण प्रकाश की पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब भी हम लोग उल्टा प्रतिबिंब बनाएंगे तो लेंस की जो मुख्य अक्ष होती है उसके नीचे बनाएंगे। तो मतलब ये तो आपका प्रायोगिक चित्र था। अब हम लोग जो यहाँ पर मानक चित्र बनाए जाते हैं, यानी जो भौतिक विज्ञान में माने गए हैं कि कैसे चित्र बनाए जाए, उसको बना ले रहे हैं। मान लीजिए ये स्थिति है, एक पिन हमने ये रखा है, दूसरा पिन हमने ये रखा है। अब यहाँ पर एक उत्तल लेंस हमने रख दिया है जिसकी पहली पोजीशन ये है। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे करके 2-3 फोकस होकर जाती है और कुछ ऐसे करके निकल जाती है। चलिए ठीक, ये और यहाँ से जो होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। थोड़ी गड़बड़ हो गया, फिर से देखते हैं। ये एक पिन आपकी ये है बेटा, पिन को और इधर रख लो, यहाँ से फोकस होकर निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है। तो कुल मिला के इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है। बेटा ये नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, ये पिन एक रखी है, और अभी मैंने कहा था पिन दिखेगी तुम्हें ऐसे जब प्रयोग करोगे, लेकिन जब हम लोग चित्र बनाते हैं तो उल्टा प्रतिबिंब सदैव मुख से नीचे बनाया जाता है। तो अब यहाँ चित्र आ चूँकि बना रहे हैं तो नीचे दिखाए, ठीक ऐसे करके ऐसे इस पिन का उधर प्रतिबिंब बना। तो ये वस्तु की दूरी रही और यहाँ से यहाँ लेके प्रतिबिंब की दूरी रही। फिर मैंने बात करी थी कि इसकी एक पोजीशन अब ये और है, उसको मैं पूरा डैश करके दिखा ले रहा हूँ। इसी को हम खिसका के इधर ले जाना है, ध्यान दीजिएगा, इसी को खिसका के इधर ले जा रहे हैं। और मान लो पोजीशन आपकी ये है, जैसा कि मैंने चित्र पे दिखाया, मान लो ये है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे अभी जाती और इसमें जाके पड़ती, अब ये ऐसे करके निकलती, यहाँ कहीं जाके मिलती, ऐसे ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं। और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती बेटा, ये सीधे ऐसे ऐसे करके निकल जाती, और ये किरणें एक दूसरे को प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण
एक दूसरे को बिंदु यहाँ पर काटते हैं, तो इसका दोबारा प्रतिबिंब कुछ ऐसे बन जाता है जैसा कि मैंने चित्र पे दिखाया। और एक बार क्लियर हो जाए आप जी। ये पहले प्रतिबिंब ऐसे बना था, अब जाके ऐसे बना। इसकी दो सिचुएशन बनी। मान लो पहले बना था उसको मैं I1 कहूँ, हाइट इसकी, जो दोबारा बना उसको मैं I2 कहूँ, दूसरी I2। दो सिचुएशन थी, इनके बीच की जो ये दूरी है ये D है, दोनों पिनों के जो बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी A है। चलिए ठीक। दूसरी पोजीशन में अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग इधर से देखें तो इस पिन का इसके ऊपर भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। मतलब जिधर से ये दूरी जितनी, उधर से ये दूरी उतनी होती है। इसका मतलब हम लोग ये रख सकते हैं कि जो ये दूरी है ये आपका V के बराबर है, और जो ये दूरी है वो V के बराबर है। ये आपका U के बराबर है और V के बराबर। अब इस चित्र से आप लोग थोड़ी देखें, चित्र से, कि जो V प्लस U है, यानी ये प्लस ये प्लस ये है, वो पूरी इसके बराबर है, मतलब A के बराबर है। और जो इस पूरे से यहाँ तो V दूरी है, यहाँ U, अगर इन दोनों को मैं घटा दूँ तो बीच की दूरी मिलती है, यानी V से अगर U घटा दूँ तो D मिलता है। चित्र से है बेटा। अगर इन दोनों को जोड़ दूँ, यानी जोड़ने पर अगर लिखा जाए, जोड़ने पर, तो आप देखें माइनस का U प्लस का U प्लस माइनस कट गए, 2V बराबर A प्लस D, तो V बराबर हो जाता है A प्लस D/2। जी हाँ। अगर मैं घटा दूँ तो घटाने पर क्या था, घटाने पर अगर घटा देता तो ये माइनस होता, ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो ये प्लस माइनस कटे होते, ये जुड़े होते, यानी 2U बराबर लिखा जा सकता है A माइनस D। तो U बराबर लिखा जा सकता है A माइनस D/2। इस तरह से हम लोगों ने V और U निकाल लिया। चलिए ठीक। अब हम लोग लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र है उस सूत्र में रख दें। लेंस की जो फोकस दूरी का सूत्र है उस सूत्र में रख दें। चलिए ठीक है बेटा, रख रहे। यहाँ रखे दे, ठीक है बेटा, इधर रखे दे रहे। अब सूत्र है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U से, इस सूत्र पर रखें 1/F बराबर 1/V। अच्छा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो इसकी फोकस दूरी कैसी रहेगी, प्लस की रहेगी, तो ये फोकस प्लस का है। प्रतिबिंब आपको वास्तविक बन रहा है, इसका मतलब ये भी प्लस करेगा, यानी A प्लस D/2, तो 2 पहुँच गया ऊपर, माइनस U की वैल्यू ये जो इधर रखी है, तो मतलब माइनस का, तो यानी A माइनस D/2, तो 2 ऊपर पहुँच गया, और ये माइनस का होना चाहिए, तो माइनस प्लस का। चलिए ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम A प्लस D, और इधर आपका होता है A माइनस D। इससे ये कट गया, इसमें 2 का गुणा कर दें, तो 2A माइनस 2D प्लस इसको ये काट दीजिए, 2 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 2A प्लस 2D बराबर 1/F। अब आप देखिए प्लस माइनस का ये कट जाते, और 2A से 2A जुड़ा होता तो 4A होता, और यहाँ से यह बराबर निकाल के रखिए, तो ये गुणा हो जाता है A प्लस B A माइनस B, तो A² माइनस B² बटे, इससे ये जुड़ा होता तो ये हो जाता 4A। इस तरह से जो हम सूत्र पहले रखे हुए थे उसकी उत्पत्ति हो गई। अब ये सूत्र आपको बताता है कि अगर दोनों पिनों के बीच की दूरी हमें पता है और लेंस की स्थितियों के बीच की दूरी D पता है, तो सीधे रख दें, और लेंस की फोकस दूरी यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सरलतापूर्वक जो है मान निकल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, कुल मिला के फोकस दूरी हम कुछ ऐसे निकाल लेंगे। अब इधर से देखिए बेटा, इधर आवर्धन देख लीजिए, रेखीय आवर्धन, आवर्धन इस स्थिति के लिए आवर्धन देखते हैं। तो आवर्धन कैसे निकाला जाए उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लीजिए। अच्छा बताइए,
ये मान लीजिए लेंस की पहली पोजीशन थी और ये मान लो लेंस की दूसरी पोजीशन थी। तो L1 के लिए क्या लिख लें? L1 के लिए बेटा गौर से देखिए क्या लिखा जाए। तो L1 के लिए लिखा जा सकता है कि आवर्धन M1 बराबर ये प्रतिबिंब की दूरी यानी V बटे वस्तु की दूरी मतलब U बराबर जो प्रतिबिंब की हाइट यानी I1 बटे वस्तु की हाइट को मान लो मैं O से कह रहा हूँ, ये जो ऊंचाई है O। L2 के लिए लिखिए। L2 के लिए अगर मैं लिखूँ M2 बराबर लिखा जा सकता है ये है। तो प्रतिबिंब ये हो गया यानी U, वस्तु हो गया ये यानी V बराबर इधर जो हाइट रखें तो हम इसको रख दें H2 बटे ये हाइट बटे वस्तु की हाइट मतलब O। अब आप देखो बेटा, यहाँ मिटा के यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ M1 गुड़े M2 कर दो, कितना आता है V/U गुड़े U/V, यानी इससे कट जाता है, इससे कट जाता है, यानी M1 गुड़े M2 बराबर 1 आएगा। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर हम उधर गुणा करते तो V/U बराबर लिखा है I1/O और इधर आपका लिखा है गुणा कर लिया जाए इसकी U/V, तो इधर गुणा कर दें I2/O। इससे कटा कुल मिला के 1 बराबर लिखा जा सकता है I1 गुणे I2/O स्क्वायर, यानी O बराबर लिखा जा सकता है √ I1 गुणे I2। ये प्रतिबिंब की जो ऊंचाइयों का गुणन का वर्गमूल मान होता है ये वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। इस सूत्र मतलब इसमें हमें एक सूत्र ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा। इन 3 सूत्रों को हम लोग तैयार कर लें, जिससे हमसे जो अच्छे क्वेश्चन भी होते रहेंगे। चलिए, हाँ बच्चों, आप जैसा देख रहे होंगे लाइट चली गई यार, तो ऐसा करते हैं कि अब हम बाकी जो है क्वेश्चन कल करेंगे। इससे संबंधित कुछ मुझे उदाहरण बताने थे, तो कल मैं आपको पहले उदाहरण बताऊंगा, इसके बाद जो है आगे के सवाल होंगे। बच्चों, ये जो लेंसों द्वारा रेखीय आवर्धन था वो यहीं तक था, तो लगभग ये ख़त्म है। मुझे आपको केवल एक वीडियो और देना है, उत्तल तथा अवतल लेंसों की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बने, उनके बीच ग्राफ कैसे बने, उसको और अच्छे से स्पष्ट करना है। एक वीडियो मैं आपको और दूंगा और उसी वीडियो में इसके सवाल भी जोड़ दूंगा। और आपको सीट आज ही मैं जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं टेलीग्राम में, वो टेलीग्राम से इस चैप्टर की सीट डाउनलोड करेंगे और इसके सवाल लगाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।